ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। फिर भारत की चिंता बढ़ाता चीन। चीन देखिए हमारा पड़ोसी है। मैकमोहन रेखा जो आप लोग देखते हैं ना, भारत और चाइना के बीच आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखेंगे तो ये लद्दाख आपको देखने को मिला है, ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? चाइना से। तो आप देखिए भारत और चीन के बीच गलवान कांड से बड़ी तल्खी के बाद पिछले दिनों दोनों देशों के बीच लद्दाख में फिर से शांति बहाल करने पर जब सहमति बनी तो ऐसा लगा कि भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता अब नरम पड़ने जा रही है। लेकिन हाल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से एकदम सटे हुए इलाके में एक नया विशाल का बांध बनाने और भारत से हत्याए हुए अक्साई चीन अक्षय चिन्ह में नए प्रशासनिक ढांचे के गठन की घोषणा करके ऐसी सभी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। और नए साल के पहले सप्ताह में चीन की इस घोषणा के अनुसार भारत के लद्दाख क्षेत्र के अक्साई चीन में 2 नए प्रशासनिक क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं और इस क्षेत्र को चीन पिछली सदी के 6 दशक से ही हथियार बैठा है। और चीन की इस घोषणा का सीधा अर्थ है न केवल अक्साई चीन पर अपने दावे को दोहराना, बल्कि उस पर अपनी प्रशासनिक नियंत्रण को और मजबूत करना भी है। अक्साई चीन पर चीन घुसपैठ और 1951 में वहां के रास्ते तिब्बत सिंजियांग को जोड़ने वाली 180 किलोमीटर लंबी सड़क पर निर्माण शुरू करने की खबर मिलने पर पहले तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुस्सा दिखाया और अपने विदेश मंत्री से चीन सरकार को एक कड़ा पत्र लिखने को निर्देश दिया। लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के सम्मोहन के चलते उन्होंने यह कहकर पत्र भेजने से रोक दिया कि वह खुद चीनी प्रधानमंत्री से इस बारे में सीधी बात करेंगे। पता नहीं कि उनकी बात हुई या नहीं, लेकिन उस सड़क का बनना जारी रहा। और जब 1957 में चीनी सरकार ने बीजिंग में भारतीय राजदूत को इस सड़क के उद्घाटन समारोह में भाग लेने का निमंत्रण दिया, तब भी नेहरू सरकार ने अपने विरोध पत्र में केवल यही आपत्ति उठाई कि इस सड़क के निर्माण के लिए चीनी मजदूर भारत से वीजा लिए बिना कैसे चले गए। दुर्भाग्य से इसी सड़क का इस्तेमाल करके चीनी सेना ने कालांतर में लद्दाख के कई हिस्सों पर कब्जा किया है। आज भी गलवान दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में चीनी सेना इसी सड़क के जरिए अपने नियंत्रण बनाने में लगी हुई है। चीन सरकार की घोषणा पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अक्साई चीन पर चीन का कब्जा अवैध है, वहां चीन की उपस्थिति को भारत मान्यता नहीं देता है। भारतीय प्रवक्ता ने चीन के जिस दूसरे कदम का विरोध जताया उसका संबंध न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के पर्यावरण, भारत और बांग्लादेश की जल आपूर्ति के अलावा तिब्बत पर चीन के उपनिवेशवादी शिकंजे के और ज्यादा कसने से भी है। पिछले महीने 25 दिसंबर को चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने खबर दी थी कि चीन ने तिब्बती नदी यारलुंग सांगपो पर पनबिजली और बांध से जुड़ी एक भीमका परियोजना को स्वीकृति दी है और इस पर करीब 137 अरब डॉलर खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजना के चलते भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भारत ने चीन के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई, पर चीन सरकार के प्रवक्ता माओ निंग ने दावा किया कि इस परियोजना का नदी के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाले देशों पर कोई बुरा असर नहीं होगा। भारत में प्रवेश के बाद इस तिब्बती नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में सियांग, जबकि असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। चीन की नई परियोजना को कई कारणों से विवादास्पद माना जा रहा है। पहला बिंदु यह है कि यह परियोजना दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी ऐसी ही बांध और पनबिजली परियोजना 3 गार्सेज डैम से भी 4 गुना बड़ी है और जिससे प्रति वर्ष लगभग 300 अरब यूनिट पानी 3 गुना बिजली पैदा होने वाली है। बिजली की यह मात्रा भारत के सबसे बड़े टहरी बांध के मुकाबले 27 गुना और सबसे बड़ी 5 भारतीय बिजली परियोजनाओं की कुल क्षमता से भी 9 गुना अधिक होगी। तिब्बती नदियां, विशेषकर सांगपो नदी के बारे में चीन की पुरानी मंशा को देखते हुए विशेषज्ञों को आशंका है कि इतने बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने के पीछे चीन का असली इरादा इस बांध में इकट्ठा होने वाले पानी की पंपिंग करके हजारों किलोमीटर से भी ज्यादा दूर के गोबी रेगिस्तान जैसे सूखे और बीजिंग एवं आसपास के अभावग्रस्त इलाके तक ले जाना है। और इस आप देखते हैं कि इस कदम का भारत और बांग्लादेश दोनों पर यकीनन बुरा असर पड़ने वाला है।
चीनी परियोजना से जुड़ा एक बड़ा खतरा यह भी है कि भारत के साथ किसी टकराव की हालत में चीन बांध के पानी को अचानक छोड़कर भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका निर्माण भारतीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूरी पर होने वाला है। सन 2000 से 2005 के बीच ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं जब चीन ने अचानक बांधों का पानी छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे भारतीय इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि मुख्य चीन से नेयंगची को होकर लिहासा जाने वाली नई रेलवे लाइन पहले ही एक सैन्य चुनौती बन चुकी है, और चीन का इस परियोजना का एशिया के पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि तिब्बत का यह हिमालय क्षेत्र न केवल अस्थिर बल्कि भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील भी है। और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि बीते दिनों इसी इलाके में भूकंप आया। एक बड़ा भूकंप भारत के लिए किसी सुनामी से ज्यादा विध्वंसकारी सिद्ध हो सकता है। यह परियोजना तिब्बत पर चीन के उपनिवेशवादी शिकंजे को और भी कसने जा रहा है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए लाए जाने वाले लाखों चीनी कर्मचारी तिब्बत की इसी नेयंगची प्रांत की बहुत छोटी तिब्बती आबादी के हर मायने में अर्थहीन कर देगा। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन है, इनका नाम है विजय क्रांति। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश देखना है तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं असम और नागालैंड से लगती है। ये लद्दाख आप देखें केंद्र शासित प्रदेश है। लेह इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये स्तरहीन शिक्षा से पनपते कोचिंग केंद्र। अभी हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए 19 संस्थानों पर 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही कई छात्रों की फीस वापस कराने में सफल भी हुआ है। आज देश में लगभग 7 करोड़ से भी अधिक छात्र कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं। इनमें करीब 4 करोड़ लड़के और 3 करोड़ लड़कियां हैं। पहले कोचिंग की यह संस्कृति केवल संपन्न घरों के बच्चों तक सीमित थी, परंतु अब अल्प आय वर्ग वाले परिवार भी अपने बच्चों को कोचिंग दिलाने में पीछे नहीं है। शहरी इलाकों के संपन्न परिवारों में 34% तथा गरीब परिवारों में 30% बच्चे कोचिंग का सहारा ले रहे हैं। एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में 1 से 8वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी स्कूलों के 31% और प्राइवेट स्कूलों के 30% बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं। विगत एक दशक में कोचिंग लेने की प्रवृत्ति में 25% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। स्कूल भी जा रहे हैं, उसके बाद कोचिंग की भी जरूरत पड़ रही है। कोचिंग का कारोबार एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। आज यह दुनिया में सबसे अधिक फैलने वाले कारोबार में शामिल है। अरबों के इस कारोबार की विकास दर 10% के आसपास है, जबकि अपने देश में यह कारोबार 30 से 35% का सालाना दर से बढ़ रहा है। पुणे की कंसल्टेंसी फर्म इंफेलियम ग्लोबल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोचिंग उद्योग से जुड़ा कारोबार विगत वर्षों में 58,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया है। अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 5 वर्षों में यह कारोबार 1.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसी संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआईटी जेईई की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान का सालाना कारोबार करीब 24,000 करोड़ रुपए का है। और इस समिति का मत है कि स्कूलों में कमजोर पढ़ाई का लाभ एक कोचिंग संस्थान उठा रहे हैं। और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन नेशनल एजुकेशन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश में प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े 1 करोड़ छात्र की कोचिंग ले रहे हैं। और वित्त वर्ष आप देखिए 2023-24 में अकेले टोटा में 2 लाख से भी अधिक छात्र वहां की कोचिंग संस्थानों में दाखिला लिए हुए हैं। एक तरह से कोचिंग का रोग केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर ही नहीं है, बल्कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के। और कोचिंग संस्थान ने छात्रों को सुई केंद्रित अध्ययन के प्रति पंगु। और स्थिति यह है कि कस्बों एवं नगरों तक के हजारों छात्र आप देखेंगे अक्सर सड़कों के किनारे लगे आकर्षक और कई बार भ्रामक विज्ञापन देखकर अपने मन में डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर आदि बनने का स्वप्न लेकर कोचिंग समूह के जाते हैं। और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप जायदाद तक बेच देते हैं। और आप देखिए कोचिंग केंद्रों में साल दर साल पढ़ने के बाद भी जब निराशा हाथ लगती है तो कुछ बच्चे आत्मघात को मजबूर हो जाते हैं। कोटा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर साल 20 से 25 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। कोचिंग के बढ़ते चलन के कारणों पर निगाह डालने से यह सामने आता है कि
एवं कॉलेज परिसर की शिक्षा से भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन से जुड़ी कई रिपोर्ट इसकी गवाही है। और बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ, शिक्षकों की कमी, गुणवत्ता का अभाव जैसे कारक कोचिंग के ढांचे को और मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। शायद इसी वजह से भारत आज इस कोचिंग की दुनिया का सिरमौर बन गया है। आज कोचिंग का अर्थ छात्रों को केवल अतिरिक्त ज्ञान देना ही नहीं रह गया है, बल्कि छात्रों को परीक्षा पास करने के गुर सिखाने और अच्छे अंक लाने का माध्यम भी हो गया है। इसलिए अभिभावक की कोचिंग व्यवस्था पर निर्भरता तेजी से बढ़ रही है। और कुछ समय पहले तक देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सरकारी स्कूल के छात्रों का दबदबा अधिक रहता था, परंतु आज वे छात्र बाजी मार रहे हैं जो निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जो कोचिंग पर भारी भरकम रकम खर्च कर रहे हैं। इस धनोन्मुख कोचिंग व्यवस्था से शिक्षक और छात्रों का आपसी संवाद टूट रहा है। साथ में एक नई शैक्षिक परिपाटी के चलन से गैर बराबरी के बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है। इसलिए कोचिंग से जुड़े वर्तमान आंकड़ों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। देश की शिक्षा में योग्य एवं प्रतिबद्ध शिक्षकों और इसके बुनियादी तंत्र को कोचिंग विहीन शैक्षिक श्रेष्ठता के आधार पर विकसित करने की बड़ी जरूरत है। और ध्यान रहे कि कोचिंग संस्थानों की कोचिंग शिक्षा की बुनियाद करियर का मजबूत भवन नहीं बना सकती। कोचिंग सेंटर्स विनियमन नियंत्रण अधिनियम 2007 के तहत केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग केंद्रों के पंजीकरण और विनियमन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, परंतु केवल इतना ही काफी नहीं है। इस कानून से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराकर ही कोचिंग केंद्रों की मनमानी के साथ साथ उनके भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम लगाकर भावी कर्णधारों को राहत पहुंचाई जा सकती है। लेखक समाजशास्त्री हैं, इनका नाम है, आप देखते हैं, डॉक्टर विशेष गुप्ता। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग मुझसे भी तो पूछते रहते हैं कि भैया किस कोचिंग को हम ज्वाइन करें, कौन सी कोचिंग में जाएं। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि उस कोचिंग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लिया करिएगा भाई, और देख लिया करिए कि आपका जो एग्जाम है उस लेवल का, उस डिमांड जो उस एग्जाम की है उस लेवल का पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, स्टडी मटेरियल उस लेवल का उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर कर देना, जारी कर देना, बड़े बड़े ऐड चला देना और बच्चे फंस जाते हैं। और कई कोचिंग तो ऐसे है जो आप देखते हैं कि डेमो तक नहीं देते हैं और एडमिशन पहले ले लेते हैं, और जब वो एडमिशन ले लेते हैं तो फंस जाते हैं एक तरह से। थोड़ा ध्यान रखा करिएगा और सर्च कर लिया करिएगा हर कोचिंग के बारे में। सत्य से साक्षात्कार, सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है सत्य भगवान शिव की तरह ही सदैव सुंदर और कल्याणकारी होता है। यह इसलिए भी एक मार्गदर्शक मंत्र है क्योंकि यह जीवन में आंतरिक सौंदर्य का संचार करता है। इसका भाव है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सौंदर्य की पराकाष्ठा है। कोई चीज सत्य है, कल्याणकारी है, बस सुंदर है, तभी उसकी ग्राह्यता है। और प्रश्न यह है कि सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, उसे कैसे समझा जाए। यह समझना दुष्कर नहीं है, किंतु उसे समझे जाने का आचरण अवश्य दुस्साध्य है। जैसे ईश्वर सत्य है किंतु उसे पहचाने कैसे, सत्य आचरण भी सत्य है किंतु ये धारित कैसे करें। सत्य बातों का समर्थन करना भी सत्य है किंतु इतने साहसी बने कैसे। इसलिए समझा गया है कि सत्य समझना, सुनना और सत्य आचरण करना कठिन अवश्य है किंतु असाध्य नहीं है। संकल्प शक्ति और सतत प्रयास और अभ्यास से इसे सहज सरल बनाया जा सकता है। जो भी दिखाई देता है वह सत्य नहीं है, किंतु यह समझ लेना कि सत्य है और अर्थात असत्य को पहचान लेना भी सत्य है। असत्य की पहचान हो जाना ही सत्य से साक्षात्कार होने और सत्य मार्गी बनने तक की यात्रा ही सत्यार्थी की योग्यता की कसौटी होती है। और निर्भर वही है जो सत्य की शरण में है। असत्यगामी भयग्रस्त रहा करते हैं। शिवम का संबंध भगवान शंकर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, दोनों में अंतर है। शिव निर्गुण निराकार और मूर्त सत्य है। शिव का अर्थ है शुभ, अर्थात जो सत्य होगा और उससे जुड़ा हुआ भी शुभ होगा। सर्वशक्तिमान आत्मा की ही शिवम है जो दोनों भाव के मध्य आत्मा लिंग अनुपात में विद्यमान है। संसार में तीन तत्व हैं, सत्य, शिव और सुंदरम, अर्थात ईश्वर। आप देखेंगे आत्मा एवं प्रकृति है। त्रिशब्दीय इस युति को ही पूर्ण आनंद भी कहा गया है और इसकी व्यापकता को आत्मसात करने पर व्यक्ति के लिए जीवन को श्रेष्ठ बना सकना दुष्कर नहीं रह सकता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, थोड़ा देख लिया करिएगा और अपनी जिंदगी में से उतारा करिएगा ऐसी बातों को। खोखले तर्कों का सहारा। तो लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने संबंधी विधेयकों पर विचार के लिए बुलाई गई संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक में विपक्षी सदस्यों के विरोध के शोर
पर हैरानी नहीं है। हैरानी इस पर है कि वे अपने पक्ष में कोई ठोस तर्क नहीं दे सके। एक कांग्रेस सांसद की ओर से यह घिसा पिटा तर्क दिया गया है कि एक साथ चुनाव कराना असंवैधानिक होगा। उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1952 से 1967 तक क्या वे असंवैधानिक होते थे? तब एक साथ चुनाव इसलिए होते थे क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था को उपयुक्त पाया था, क्योंकि उन्हें इसका आभास नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा जब संकीर्ण राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारों को छल छदम से गिराया जाएगा, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया। और इसलिए उन्होंने ऐसे उपाय नहीं सुझाए और जिससे एक साथ चुनाव के सिलसिले को बाधित होने से रोका जा सके। एक साथ चुनाव को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में पेश 2 विधेयकों के जरिए ऐसे ही उपाय सुझाए गए हैं। उचित यह होगा कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य इन उपायों पर दलगत राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर नीची ढंग से विचार करें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समिति में शामिल विपक्षी सदस्य ऐसा करना तो दूर ढंग के तर्क भी नहीं रख पा रहे हैं। विपक्ष की ओर से एक साथ चुनाव की पहल को लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी बताया जा रहा है। यह इसलिए हास्यास्पद है कि पिछले लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के विधानसभा चुनाव भी हुए थे। क्या विपक्ष यह कहना चाहता है कि इन चारों राज्यों में एक साथ चुनाव होने से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो इसका मतलब है कि उसे यह सोच ही नहीं रहा है कि एक देश एक चुनाव के विचार का तार्किक तरीके से विरोध कैसे किया जाए, और इसलिए वह खोखली दलीलें पेश कर रहा है। एक साथ चुनाव के विरोधियों को इससे अनजान नहीं होना चाहिए कि रह रहकर होते रहने वाले चुनाव संसाधनों पर बोझ पड़ते हैं और बनते हैं, और आचार संहिता लागू हो जाने के कारण विकास के काम बाधित होते हैं, और राजनीतिक दल सदैव चुनावी मुद्रा अपनाने तथा अपनी प्राथमिकताएं बदलने को बाध्य होते हैं। एक साथ चुनाव से केवल संसाधनों की बचत के साथ जनता को राहत ही नहीं मिलेगी, बल्कि राजनीतिक दलों को भी आसानी होगी। एक साथ चुनाव के विरोध में विपक्ष की ओर से एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इससे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को नुकसान होगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अनुभव तो इस तर्क को आधारहीन ही साबित करते हैं। एक और बात बता दूं, इस पर हम लोगों ने एक क्लास ली हुई है, तो उसे जरूर आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट सूची में मिल जाएगी आपको। और एक देश एक चुनाव क्या है, इसके बारे में आपको लोगों को जानकारी रखना चाहिए। इसके फायदे क्या होंगे, इससे जुड़ी चिंताएं क्या होंगी, और जो कमेटियां बनाएंगी इससे जुड़ी हुई उनका सुझाव क्या है, उसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। और चुनाव की बात करें तो देखिए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। द्रुत परिवहन सेवा, सड़कों और पुल पुलियों का संजाल बिछाकर बिहार में संपर्कता बढ़ाई जा रही है। सरकार की योजना है कि अगले 2 वर्षों में परिवहन सुविधाओं को इस तरह स्तर तक पहुंचा दिया जाए कि प्रदेश की राजधानी पटना से सुदूर क्षेत्रों तक 3 से 3.5 घंटे तक में पहुंचा जा सके। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए पुलों के निर्माण, पुरानी की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 8 वर्षों से बंद मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को पिछले वर्ष सितंबर में प्रारंभ किया जाने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पटना सहित राज्य के विभिन्न शहरों के बीच भी सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। दूध परिवहन सेवा का लाभ किसानों और पशुपालकों को मिलेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सड़क और पुलियों का निर्माण मानकों के अनुसार तथा समय पर हो। पुलों का समय पर नहीं बन पाना बड़ी समस्या है और इससे लागत खर्च तो बढ़ता है ही है, लोगों की उम्मीदें भी टूटती हैं। सुल्तानगंज अगुवानी घाटी के बीच गंगा पर अब तक पुल नहीं बन पाया, इसका बड़ा उदाहरण है। और पुल पुलियों को लेकर पिछले वर्ष का अनुभव बहुत ही खराब रहा है। राज्य में पुलों के गिरने और इनके पायों के धंसने की कई घटनाएं हुई हैं और विस्तृत जांच में यह पता चला कि निर्माण में मानकों की अनदेखी के कारण पुल ध्वस्त हुए हैं। ऐसा ना हो इसके लिए कड़ी निगरानी और दंड का प्रावधान करने की आवश्यकता है। देख लीजिए, ये है बिहार, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी याद रखिएगा। विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए 243 सीटें विधान परिषद है, जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। ये आप देखिए, जड़ों से जुड़े भारतीयों का सम्मान, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है ना, तो उसी की बात हो रही है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में ही तो भारत लौटे थे,
प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस उन भारतीयों के योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है जो विदेश में रहते हुए भी भारत की प्रगति और विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। यह दिन भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। वस्तुतः प्रवासी भारतीय दिवस का आरंभ वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। 9 जनवरी की तिथि को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के हकों और सम्मान के लिए गांधी जी ने लंबा संघर्ष किया था। वतन वापसी के बाद उन्होंने ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। आज यह दिन प्रवासी भारतीयों को उनके जड़ों से जोड़ने, उनकी प्रतिभा, अनुभव तथा संसाधनों को भारत के विकास में शामिल करने का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि प्रवासी भारतीय वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान, प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, कला, संस्कृति और राजनीति में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही उनको उनकी ओर से भारत में निवेश और तकनीकी सहयोग से देश को आर्थिक मजबूती मिलती है। प्रवासी भारतीय दिवस का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को से जोड़ना, भारत में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देना, देश के विकासशील क्षेत्रों में उनके सहयोग को प्रोत्साहित करना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। और इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जिनमें आप देखिए प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। क्योंकि प्रवासी भारतीय भारत से जुड़ाव बनाए रखते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं को समझना और उनके समाधान की दिशा में कार्य करना जरूरी है। वीजा, नागरिकता और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार को प्रवासी भारतीयों के लिए प्रभावी नीतियां लागू करनी चाहिए। यह दिवस न केवल प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ संवाद और सहयोग का एक माध्यम है, बल्कि यह भारत की वैश्विक पहचान को भी मजबूत करता है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, भारतीय अपनी संस्कृति, परंपरा, मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहते हैं। ऐसे प्रयासों से भारत व प्रवासी भारतीयों समुदाय के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे। और देखिए इस बार की थीम रखी गई विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। देखिए यहाँ भी कुछ टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये रोजगार उद्यमिता से डिग्री का जुड़ाव, ये भी अच्छा लिखा जाता है आर्टिकल, इसे भी देख लिया करिएगा। हमारा देश विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी बदलाव के बीच रोजगार सृजन की चुनौती गंभीर होती जा रही है। पारंपरिक नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है और नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास, उद्योगों का विस्तार और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऐसे में यूजीसी द्वारा प्रस्तावित कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली न केवल छात्रों को शैक्षिक यात्रा को व्यवहारिक और अर्थपूर्ण बनाएगी, बल्कि समाज और राष्ट्र के समग्र विकास में भी सहायक होगी। थ्योरी आधारित अध्ययन छात्रों को विषयों की बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराएगी और जिससे वे ज्ञान के मूल सिद्धांतों को गहराई से समझ सकेंगे। 15 घंटे प्रति क्रेडिट का प्रावधान इस संतुलन को बनाए रखेगा और इसके साथ ही 30 घंटे प्रति क्रेडिट का प्रैक्टिकल शिक्षा का प्रावधान छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेगा या उन्हें केवल ज्ञान से परे जाकर उसे वास्तविक दुनिया में लागू करना सिखाएगा। अनुभवात्मक शिक्षा का हिस्सा जिसमें 40 से 45 घंटे प्रति क्रेडिट का प्रावधान है, छात्रों को कार्यस्थल की परिस्थितियों से जोड़ने का अद्वितीय अवसर देगा और यह मॉडल न केवल छात्रों को सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि उन्हें उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित भी करेगा। इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन में होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्र जो आज की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ हैं, इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करेगा। टिकाऊ कृषि और डिजिटल भुगतान जैसे पाठ्यक्रम ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। टिकाऊ कृषि किसानों को न केवल उन्नत खेती के तरीकों से परिचित कराएगी, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायक होगी। डिजिटल भुगतान जैसे पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय समावेशन की मुख्य धारा में लाने का माध्यम बनेंगे। यह न केवल ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा, बल्कि उन्हें डिजिटल युग के साथ जोड़ने का भी कार्य करेगा। और यूजीसी की यह पहल भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के करीब ले जाने का प्रयास है। यह केवल एक पाठ्यक्रम सुधार नहीं है, बल्कि एक समग्र शिक्षा सुधार है जो शिक्षा को रोजगार, उद्यम और समावेशन के साथ साधन के रूप में देखता है। यूजीसी द्वारा कौशल आधारित पाठ्यक्रमों और माइक्रो क्रेडेंशियल्स की शुरुआत शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। यदि यह पहल सफल होती है तो यह शिक्षा रोजगार के बीच की खाई को पाटने में मील का पत्थर साबित होगी।
अगर हम चुनौतियों की बात करें तो कौशल आधारित शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल उपकरण और इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इनकी उपलब्धता सीमित है। यह कमी शिक्षा के स्तर को गिरा सकती है। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता का आधार शिक्षक होते हैं। कौशल आधारित शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का होना अनिवार्य है, परंतु अधिकांश शिक्षक पारंपरिक पद्धति में निपुण हैं और उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कई विद्यार्थी और उनके अभिभावक शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं। कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य उनके इस दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। ऐसी मानसिकता शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कौशल आधारित शिक्षा को वहां तक पहुंचने से रोक सकती है। ऐसे में यह पहल शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को और गहरा सकती है। कौशल आधारित शिक्षा को लागू करने के लिए न केवल सरकारी नीतियों की आवश्यकता है, बल्कि शिक्षा संस्थानों और निजी संगठनों के बीच सहयोग भी जरूरी है। यदि इनका समन्वय नहीं हुआ तो यह पहल अधूरी रह जाएगी। इन चुनौतियों का समाधान सरकार, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को लागू करने और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीतियां, संरचनात्मक बदलाव और जागरूकता अभियान आवश्यक है। यदि इन चुनौतियों को समय रहते हल कर लिया जाए तो भारत का युवा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार करेगा। आगे की राय क्या हो सकती है? अब देख लीजिए, कोई पहल लाई जा रही तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं, उससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हो सकती हैं, उसकी आगे की राय क्या हो सकती है। यही तो आंसर राइटिंग में आपको लिखना है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ा करिएगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए। छात्रों में नैतिक मूल्यों और उद्यमशीलता का विकास करना भी आवश्यक है। और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के साथ साथ छात्रों को अपनी स्वयं की इकाई स्थापित करने की प्रेरणा दी जाए। सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जो स्वरोजगार को प्रोत्साहित करे और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए। शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता से विकास की गति तीव्र है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र अब भी इस प्रगति से वंचित हैं। कौशल आधारित शिक्षा का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना चाहिए और इसके लिए सरकार को प्रत्येक जिले में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने चाहिए और जहां युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जब शिक्षक स्वयं ही नवीनतम तकनीकों और व्यावसायिक कौशलों से अपरिचित होंगे तो छात्रों को उचित मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? अतः सरकार को शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए जहां उन्हें आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। यह उनकी कुशलता और शिक्षा के उद्देश्य को एक नई दिशा देगा। सरकार को शिक्षा की इस नई धारा को समग्रता से अपनाते हुए इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। यह केवल नीतियों के निर्माण से संभव नहीं होगा और इसके लिए आप देखिए जन चेतना, संस्थानों की भागीदारी और राष्ट्र के हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। कौशल विकास की क्रांति का दशक। युवाओं की ऊर्जा और कौशल के सही उपयोग से हमारी जनसंख्या को एक बड़े अवसर में भी बदला जा सकता है। वर्ष 2014 के बाद से देश ने इस संभावना को पहचान कर कौशल विकास को राष्ट्रीय एजेंडे में सर्वोच्च स्थान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनेक योजनाओं व पहलों के माध्यम से युवाओं को न केवल रोजगार योग्य बनाने बल्कि आत्मनिर्भरता की भावना जगाने का प्रयास किया गया। इन योजनाओं ने रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे 2015 में प्रारंभ किया गया, उसका उद्देश्य था युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देना। इस योजना ने न केवल युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा दिया और इस क्रम में स्किल इंडिया मिशन ने तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित कर भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। डिजिटल इंडिया अभियान जो 2015 में शुरू हुआ और उसने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देते हुए युवाओं को ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में दक्ष बनाया। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के तहत लाखों परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना ने युवाओं उद्योगों के बीच एक सेतु का कार्य किया है और इसने न केवल व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा दिया बल्कि उद्योगों में शिक्षुता को भी प्रोत्साहित किया है। एक काम आप लोग किया करिएगा, जो आप लोग इस तरह के टॉपिक पर अगर कुछ लिख रहे हैं, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से जो पहले हैं ना, उनका भी उल्लेख कर दिया करिएगा।
कौशल विकास के क्षेत्र में 2020 में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना ने घरेलू उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया। यह योजना स्थानीय कौशल को वैश्विक मंच पर लाने का प्रयास करती है। इसी वर्ष प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मछली पालन के क्षेत्र में आप देखते हैं कि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाया। इन पहलों की सफलता को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 2022 से नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन किया और जिससे युवाओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरियां प्राप्त करने में सहायता मिली। कौशल विकास योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय असमानता, उद्योग सहभागिता और प्रशिक्षण गुणवत्ता और रोजगार सुनिश्चित जैसी कमियों को दूर करना आवश्यक है। सरकार को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा पर ध्यान देना होगा ताकि ये योजनाएं देश के हर वर्ग के लिए लाभकारी बन सके। कुल मिलाकर आप देखिए वर्ष 2014 से 2024 के बीच कौशल विकास की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन योजनाओं ने न केवल लाखों युवाओं को रोजगार के योग्य बनाया बल्कि उनकी उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दिया। और यदि इन पहलों को और अधिक गहराई और व्यापकता दी जाए तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत न केवल एक कुशल और रोजगार योग्य राष्ट्र बनेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक की और सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा। बताइए आप लोग क्या सोच सकते हैं। यूजीसी की बात हुई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको युवा गरीब महिला किसान के लिए मिशन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ये भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रहमान पानी भेजिए तो पानी ही होए, ये आप देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमी चंद नाम का एक युवक टैक्सी चलाता है, पानी उतना ही पीता है जितना आवश्यकता हो, बाकी 4 बूंदें भी बचे तो बोतल को ऐसे ही रखता है जैसे कोई निर्धन व्यक्ति अपने जोड़ी हुई रकम को सहेजता। चलिए आप लोग देख सकते हैं, देखना हो तो। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।